नमस्कार। आज हम भारत की राजनीति के एक ऐसे मोड़ का विश्लेषण करने वाले हैं जो सिर्फ एक पार्टी बदलने की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड राजनीतिक चाल थी। हम बात कर रहे हैं राघव चड्ढा की, और इस पूरे घटनाक्रम को एक केस स्टडी की तरह समझना बहुत जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक विरोधाभास से। एक ऐसा नेता जो कल तक बीजेपी के खिलाफ खड़ा था, आज वही नेता बीजेपी के साथ खड़ा है। इसी एक लाइन में पूरी कहानी का सार छिपा है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये वो चेहरे थे जिन्हें आम आदमी पार्टी का भविष्य तक कहा जा रहा था, और आज वही चेहरा उस पार्टी का हिस्सा है जिसकी वो सबसे तीखी आलोचना करते थे। देखिए, ये बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे आदर्शों पर बने आंदोलन जब सत्ता की हकीकत से टकराते हैं तो क्या होता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। क्या ये अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव था, या फिर सिस्टम का दबाव इतना था कि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था? इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके मुख्य किरदार यानी राघव चड्ढा को समझना होगा, क्योंकि उनकी जो बैकग्राउंड है ना, उसी में उनकी राजनीतिक शैली के सारे सुराग छिपे हैं। उनका पॉलिटिकल ग्राफ देखिए कितनी तेजी से ऊपर गया है। 2011 में अन्ना आंदोलन से शुरुआत की, 2012 में एएपी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक बन गए, और सोचिए सिर्फ 26 साल की उम्र में पार्टी के नेशनल ट्रेजरर जैसी बड़ी जिम्मेदारी। उसके बाद 2020 में एमएलए और फिर 2022 में सीधे राज्यसभा सांसद। मतलब किसी भी नेता के लिए ये एक असाधारण करियर ग्राफ है। अब यहाँ पर जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। उनके व्यक्तित्व के दो पहलू। एक तरफ तो वो अन्ना आंदोलन से निकले एक्टिविस्ट हैं जो सिस्टम बदलना चाहते थे, विचारधारा की बात करते थे, और दूसरी तरफ एक ट्रेंड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसे नंबर, स्ट्रक्चर और पावर की गहरी समझ थी। यही जो प्रोफेशनल अनुभव था ना, इसने उन्हें एक डेटा ड्रिवन और बहुत ही नपा तुला राजनेता बनाया। तो अब जरा देखते हैं कि पार्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा था। वो कौन सी बातें थी जिसने शायद इस बड़े बदलाव के लिए जमीन तैयार कर दी थी। कुछ वक्त से ना पार्टी के अंदर तनाव के सिग्नल मिलने लगे थे। खबरें आ रही थीं कि उन्हें अहम जिम्मेदारियों से हटाया जा रहा है, राज्यसभा में उनका कद घटा दिया गया है, और पार्टी के बड़े फैसलों में भी उनकी राय कम ली जा रही है। और यह अक्सर तब होता है जब एक आंदोलन एक प्रॉपर पार्टी में बदलता है। तब विचारधारा और सत्ता का टकराव होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। और फिर वो बयान आया जिसने पार्टी के अंदर के सारे तनाव को पब्लिक कर दिया। उन्होंने कहा, पार्टी का माहौल जहरीला हो गया है। जहरीला या टॉक्सिक, राजनीति में यह शब्द यूं ही इस्तेमाल नहीं होता। ये एक बहुत गहरे मतभेद का, एक ब्रेकिंग पॉइंट का संकेत था। लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतने सारे सांसद एक साथ पार्टी बदल कैसे सकते हैं, और वो भी बिना अपनी सदस्यता खोए? इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत ही जरूरी कानूनी प्रावधान में छुपा है। देखिए, भारत में एक दल बदल विरोधी कानून है जिसे 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसका मकसद था आया राम गया राम वाली राजनीति को खत्म करना। मतलब अगर कोई एक सांसद अकेले पार्टी बदलता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है, उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? वो तोड़ है ये नंबर 2/3। ये एक मैजिकल नंबर है जो इस कानून का सबसे बड़ा लूप होल भी है, और एक सामूहिक दल बदल को कानूनी तौर पर सही ठहराता है। चलिए इसको एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं। स्टेप 1, अगर एक अकेला सांसद पार्टी छोड़ता है तो उसकी कुर्सी गई, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन स्टेप 2, यहीं पर वो 2/3 वाला पेंच आता है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो कानून इसे दल बदल नहीं बल्कि विलय यानी मर्जर मानता है, और नतीजा, पूरा का पूरा ग्रुप किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकता है और किसी की भी मेंबरशिप नहीं जाती। मतलब ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड और लीगली सेफ मूव था। अच्छा, पार्टी के अंदरूनी मामलों के अलावा एक और एंगल है जिस पर हमेशा बात होती है, बाहरी दबाव। और जब बाहरी दबाव की बात होती है तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का जिक्र जरूर आता है। यहाँ पर ना दो बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव चलते हैं। विपक्ष का आरोप है कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एक पैटर्न की बात करते हैं, पहले जांच शुरू होती है, फिर दबाव बनता है, और फिर नेता पार्टी बदल लेता है। दूसरी तरफ सरकार का स्टैंड क्लियर है। वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपना रहे हैं और एजेंसियां बस अपना काम कर रही हैं, वो भी पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इस खास मामले में किसी जबरदस्ती का कोई सीधा पब्लिक सबूत नहीं है, लेकिन जिस टाइमिंग पर यह सब होता है और जो एक पैटर्न दिखता है वही एक धारणा को जन्म देता है, और राजनीति में अक्सर धारणा ही हकीकत बन जाती है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह, कानूनी दांवपेच और बाहरी दबाव का शक। इस पूरे राजनीतिक कदम को समझने के लिए हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक फ्रेमवर्क उधार ले सकते हैं। इस राजनीतिक घटना की तुलना एक कॉर्पोरेट होस्टाइल टेक ओवर से करके देखिए। टारगेट कौन है?
एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें अंदरूनी कमजोरियां दिख रही हैं। अधिग्रहण करने वाला कौन? एक बड़ी प्रतिद्वंदी पार्टी। तरीका क्या है? कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 51% से ज्यादा शेयर खरीदे जाते हैं। यहां 2/3 सांसदों का कंट्रोल हासिल किया जाता है और मकसद बिल्कुल वही, राजनीतिक बाजार में कंपटीशन खत्म करना और विपक्ष को कमजोर करना। ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, ये एक ठंडे दिमाग से की गई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग थी। तो आखिरकार हम घूम फिरकर अपने उसी शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं, लेकिन अब हमारे पास इस सवाल को समझने के लिए और भी बहुत कुछ है। ये आखिर था क्या? एक बेहतरीन रणनीति, जिंदा रहने की लड़ाई, या फिर एक धोखा? एक नेता जो सिस्टम को बदलने के लिए राजनीति में आया था, आज वो उसी सिस्टम का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो क्या इसे विश्वासघात कहा जाए या फिर राजनीति का विकास? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक नेता की पहली जिम्मेदारी अपनी विचारधारा के प्रति होती है या फिर बदलते राजनीतिक माहौल में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की। इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ है।